जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए 17 अक्टूबर से और 15 नवंबर के मध्य का जो समय है, जबकि क्या है, सूर्य का तुला राशि में प्रवेश, और सूर्य का जब तुला राशि में प्रवेश है तो धनु राशि के जो जातक हैं इनके लिए यह समय कैसे रहने वाला है। तो जैसे कि आप इस समय ये मान लीजिए कि सबसे बड़ा महापरिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। और महापरिवर्तन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चार ग्रह ऐसे हैं कि जो क्या है, राशि परिवर्तन इस समय करने वाले हैं। और वह चार ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आप एकादश भाव में देख लीजिए कि बुध का राशि परिवर्तन होगा, केतु का राशि परिवर्तन होगा, राहु का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र का आपके जीवन में राशि परिवर्तन होगा। तो जब आपके जीवन में एक ही महीने के अंदर अंदर ये मान लीजिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य का जो समय है, इसी के अंतराल में अगर इनका राशि परिवर्तन जब हो रहा है तो यह आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन करने वाले हैं। परिवर्तन यानी कि अच्छे फलों में क्या बढ़ोतरी करने वाले हैं और बुरे फलों में यह क्या बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो उसके बाद हर बार की भांति जैसे कि हम सबसे पहले भगवान सूर्य को साक्षी मानते हैं, तो धनु राशि के जो जातक हैं उनके सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं? एकादश भाव में। और एकादश भाव इनकम का भाव होता है। यहाँ पर कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ हो वह हमेशा क्या करता है? अच्छा फल ही फलित करता है। जबकि यहाँ पर क्या है, भगवान सूर्य नारायण अपनी नीच राशि में है, मगर फिर भी यह क्या है, लाभ उपलब्धियों में और मनोकामनाओं में क्या है, पूर्ण फल तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि नीच राशि में है। नीच राशि का जो ग्रह होता है दोस्तों, वह क्या करता है कि उस प्रकार से फल में थोड़ा सा कुछ ना कुछ न्यूनता अवश्य ले आता है, मगर फिर भी एकादश में बैठे हैं तो कुछ न्यून फल देंगे, मगर देंगे अवश्य। यहाँ पर यह आपके लिए अच्छा फलित होने वाले हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो कहते हैं मेघ वृश्चिक यो भूमः, यानी कि ये मान लीजिए मेघ और वृश्चिक कयो भौमः आपके पंचम भाव यानी संतान भाव और आपकी द्वादश यानी व्यय भाव के जो मालिक हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं? एकादश में बैठे हुए हैं। और एकादश में जब मंगल भी बैठे हुए हों तो मंगल भवन अमंगलहारी। और यह जो भाव है दोस्तों, यह क्या है? लाभ का है, आय का, इनकम का यह भाव है, ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित है। और जब मंगल यहाँ पर बैठे हुए हों तो इस समय अगर आप बड़े भाई के साथ में कोई भी आप अपने व्यापार में या किसी भी प्रकार से भूमि भवन इत्यादि में या संपत्ति में कोई भी अगर आप बढ़ोतरी आप करना चाहते हो या साझेदारी आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर लीजिए। 101% आपको लाभ की यहाँ पर प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद पुनः हम आते हैं बुध पर। तो बुध क्या बैठे हुए हैं? आपके एकादश भाव में ही बैठे हुए हैं। और एकादश भाव में जब बुध भी बैठे हुए हों तो इन सारी चीज़ों में जो मैंने आपका लाभ का बताया, उपलब्धियों का बताया या मनोकामनाओं का बताया, इन सारे कार्यों में वृद्धि होने वाली है, यानी कि ये 4 चांद लगाने वाले हैं। और ये मान लीजिए चतुर्थ ग्रही 4 ग्रहों का जो बड़ा योग यह बना हुआ है आपके एकादश भाव में। यह समय अगर मैं सबसे अधिक अच्छा अगर फलित किसी के लिए मानूं तो वह है धनु राशि के जातक, जिनके लिए सबसे अच्छा यह समय रहने वाला है 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य का समय। जो सबसे अधिक फलीभूत होने वाला है वह सिर्फ और सिर्फ कौन है? धनु राशि के जातक, जिनका चतुर्थ ग्रही योग एकादश भाव में यानी इनकम के भाव में बना हुआ है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा क्या है कि बुध आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, मगर द्वादश भाव में जब यह जाएंगे तो ये मान लीजिए कि कुछ मतलब समफल ही यह आपको यहाँ पर दे पाएंगे, यानी कि वैसे यह व्यय भाव है, खर्चे का भाव है, मगर बुध एक ऐसा ग्रह है दोस्तों कि यह अपना फल पूर्णतः कभी भी नहीं दे पाते, क्योंकि यह क्या है? एक नपुंसक ग्रह की संज्ञा इनकी है। और नपुंसक ग्रह की संज्ञा के होने के कारण यह क्या करते हैं कि अच्छे ग्रह के साथ में बैठते हैं तो अच्छा फल प्रदान करते हैं और बुरे ग्रह के साथ में बैठते हैं तो बुरा फल प्रदान करते हैं। मगर जब अकेले बैठे हुए हों तो उसमें कोई घबराने की कोई आपको आवश्यकता नहीं, यानी कि जो व्यय इत्यादि है आपका वह भी कोई खास इसमें दिखाई नहीं दे रहा। इनकम के इसमें बहुत सारे स्रोत आपके क्या हैं? दिखाई दे रहे हैं।
तो अगर आप कोई भी आप कार्य अपने जीवन में ऐसा कुछ करना चाहते हो तो उसमें आपको लाभ की अवश्य ही प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति में। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं? पंचम भाव में बैठे हुए हैं। और यह क्या है? संतान का भाव है, विद्या बुद्धि का भाव है, मंगल कार्यों का यह भाव है। और ये मान लीजिए कि धर्म इत्यादि से रिलेटेड यह भाव है। और निचले भाग से संबंधित, हृदय छाती का जो निचला भाग होता है इससे संबंधित यह भाव है। तो ये मान लीजिए कि अगर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हुए हों तो इन चीजों से संबंधित यह क्या करेंगे? बढ़ोतरी करेंगे। यानी कि संतान से संबंधित, विद्या बुद्धि से संबंधित। यानी कि अगर बृहस्पति के दृष्टिकोण से हम विद्यार्थियों के लिए देखें तो यह समय विद्या बुद्धि के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। और जब भाग्य में बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि इस समय भाग्य, धर्म, तीर्थ और शिक्षा से संबंधित बहुत ही अच्छा आपके लिए यह समय रहने वाला है। मगर इस समय क्या है कि शुक्र का क्या है? राशि परिवर्तन हो रहा है। और वह हो रहा है 29/10/2023 तक। तो ये सिंह राशि में है। पुनः यह क्या है? कन्या राशि यानी अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और नीच राशि यानी यह अपने पिता के घर में जब चले जाएंगे तो पिता के घर में जाने का तात्पर्य यह है कि यह इन चीजों में क्या करेंगे? शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि जो अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा या गोचर इत्यादि में जब भी शुक्र भ्रमण करता है तो लगभग अच्छा ही फल प्रदान करता है या न्यून करेगा, मगर यह अनिष्ट फल कभी भी लगभग प्रदान नहीं करता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन में शुक्र अनिष्ट फल प्रदान करता है। और शुक्र अनिष्ट फल तब प्रदान करता है जब वह क्या हो? लगभग सूर्य के साथ में हो। क्योंकि सूर्य के साथ में शुक्र की युक्ति अच्छी लगभग नहीं बनती। सूर्य शुक्र को अस्त कर देता है। और शुक्र ग्रस्त से संबंधित ग्रह भी होता है कि जो ग्रस्त से संबंधित में क्या करता है? सुख इत्यादि भी प्रदान करता है। मगर सूर्य के साथ में जब शुक्र बैठ जाता है तो वह सूर्य शुक्र को क्या कर देता है? अस्त कर देता है। यानी कि हमारे पास धन संपदा होते हुए भी हमारा जो वैवाहिक जीवन इत्यादि होता है उसमें यह क्या कर देता है? बहुत सारे कारण बना देता है। बहुत सारे सुखों में यह न्यूनता ले आता है। मगर यहाँ पर जब यह पिता के घर में बैठेगा जाएगा तो अपनी नीच राशि में, मगर उसके बावजूद भी यह क्या करेगा? हमारे कारोबार इत्यादि में बढ़ोतरी करने वाला है, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करने वाला है। और अगर हम देखें तो पैतृक संपदा से संबंधित यह हमें इसमें लाभ अवश्य ही प्रदान करेगा। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि में। तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं? तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, यानी भ्रातृ भाव में बैठे हुए हैं। और शनि मकर कुंभ योग, मकर और कुंभ राशि के स्वामी क्या हैं? शनिदेव हैं। और जब यह आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हों तो ये मान लीजिए कि यह जो भाव है यह क्या है? छोटे भाई बहनों से संबंधित भी है, स्वयं का भी है और गुप्त शत्रुओं का भी यह भाव होता है। तो ये मान लीजिए कि जब यह इनसे रिलेटेड यह भाव हो तो ये मान लीजिए कि यह क्या करेगा? इन चीजों में न्यूनता लाएगा। किन चीजों में? कि जब ये भाई बहनों के साथ में भी है तो थोड़ा सा क्या करता है कि भाई बहनों के साथ में भी आपसी सामंजस्य में कुछ तालमेल, छोटे भाई बहनों के साथ में कुछ तालमेल नहीं बना के रखता। मगर इसमें आपको प्रयास करना है कि आप अपने भाई बहनों के साथ में, क्योंकि जब एकादश भाव मैंने आपको बड़े भाई से रिलेटेड बताया, जब यहाँ पर चतुर्थ ग्रही योग बना हुआ है, 4 ग्रहों का यहाँ पर बहुत सुंदर योग बना हुआ है, और जब यह बड़े भाई से रिलेटेड आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटे भाई बहनों के साथ में क्या करना है? आपसी सामंजस्य बना के रखना है। आपसी सामंजस्य जब आप उनके साथ में बना के रखोगे तो यह आपके पराक्रम में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। और पराक्रम में जब वृद्धि करेगा, और इस समय आपको थोड़ा यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह भाव क्या है? गुप्त शत्रुओं का भी है। तो गुप्त शत्रु ये वो होते हैं जिनका हमें पता होता है लगभग कि यह हमारा कुछ अनिष्ट कर सकते हैं। तो अगर जिन लोगों के बारे में हमें ऐसा कुछ ज्ञान होता है उनके साथ में हम किसी भी प्रकार से कोई साझेदारी का कार्य न करें या उनके साथ में कोई भी अन्य कार्य न करें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो वह हमें अवश्य ही कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु आपकी कहाँ बैठे? पंचम भाव में बैठे हुए हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि राहु क्या है? क्रूर ग्रह है। तो यह संतान, विद्या बुद्धि के लिए अच्छा नहीं होता, तो इन कार्यों में कुछ न्यूनता लाएगा। मगर
उसके बाद क्या है कि 30/10/2023 के बाद यह मेष से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तो ये मान लीजिए कि मीन राशि में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर मातृभाव में यह आएंगे तो यह माता के स्वास्थ्य से संबंधित आपको क्या करेंगे, कुछ न कुछ दिक्कतें अवश्य प्रदान करेंगे। यानी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता है। उसके बाद जब यह राहु यहाँ पर आएगा तो यह एक चीज़ का और अच्छा वो होगा कि मतलब थोड़ा सा भूमि भवन से संबंधित, जो स्थान परिवर्तन से संबंधित जो भी भूमि भवन के बारे में आप सोच रहे हो, अगर आप कहीं पर नई प्रॉपर्टी इत्यादि कुछ खरीदना इत्यादि चाहते हो तो वह खरीद सकते हो। उन चीज़ों के लिए तो यह बढ़िया है। मगर माता के स्वास्थ्य से लेकर और एक नंबर दूसरा छाती का ऊपरी भाग, हृदय का ऊपरी भाग से रिलेटेड यह बीमारियां भी उत्पन्न कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखना है। उसके बाद पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव के जो फल मैंने आपको बताए कि इनकम का भाव होता है, लाभ का भाव होता है, उपलब्धियों का और मनोकामनाओं का भाव यह होता है। इन चीज़ों में यह वृद्धि करने वाला है। राहु के साथ साथ में केतु का भी स्थान परिवर्तन होगा, यानी केतु भी क्या आएंगे, कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह भी पिता के घर में जब जाएंगे तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको सजग रहने की आवश्यकता होगी। तो माता, पिता और संतान, तीन चीज़ों से संबंधित थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इनके स्वास्थ्य से लेकर इनके शिक्षा संबंधी लेकर इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको क्या है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, समय तो हमेशा ही बदलता है। अगर हमारा आज अच्छा दिन है तो कल बुरा भी आएगा, और अगर आज बुरा भी है तो कल अच्छा भी आएगा। तो इन बातों को हमेशा अपने जीवन में उतार देना चाहिए, यानी कि कहीं डायरी में यह चीज़ें लिखनी भी चाहिए, अंकित भी कर देनी चाहिए। और अगर हमारा समय के अनुसार, जैसे कि मतलब अगर आज अच्छा समय चल रहा है तो कल बुरा, और बुरा का अच्छा, तो इससे क्या होता है कि इंसान को हमेशा अपने जीवन में एक मनोबल भी मिलता है। और जीवन है भी ऐसा ही, दुख ही दुख कभी किसी के जीवन में नहीं होते, और सुख ही सुख कभी भी किसी के जीवन में नहीं होते। यानी कि कभी ना कभी कुछ न कुछ अभाव अवश्य होता है। तो जब अभाव होता है तो इसलिए हमने क्या करना है कि अपने आप को हमेशा सचेत अवस्था में रखते हुए और इन चीज़ों को जो हम आपको बताते हैं, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, जहाँ पर आपको थोड़ा सा चेतन किया जाता है, जहाँ पर सचेत आपको किया जाता है कि इन ग्रहों से लेकर थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है, या इन ग्रहों से संबंधित आपको मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना कि जिनसे जो ग्रह हमें अनिष्ट फल प्रदान करते हैं उनको बढ़ावा कहीं नहीं देना। और दोस्तों क्या होता है, कई बार राहु, केतु, शनि इत्यादि किसी भी ग्रह का हम ऐसा बताते कि नीच राशि में है या इस तरीके से है या ऐसा ऐसा फल है आपको प्रदान करेगा, तो उनके शांति के उपाय भी होते हैं। और वह शांति के उपाय आप हमारे चैनल कनकधारा एस्ट्रोलॉजी पर जाकर वह देख सकते हैं। हमने उसमें पूरा ग्रहों के बारे में बताया है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध इत्यादि सभी ग्रहों के बारे में बताया कि कौन से ग्रह अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, ग्रह गोचर में या अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा इत्यादि जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, वह जब हमको अनिष्ट फल प्रदान कर रही होती हैं तो उनके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों आप वहाँ पर जाकर वहाँ पर देख भी सकते हैं कि इन अनिष्ट ग्रहों के लिए जो हमें अनिष्ट फल प्रदान करते हैं तो उस समय क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।